रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। अब सुनिए उर्दू साहित्य के जाने माने अफसाना निगार सादत हसन मंटो की एक पुरानी कहानी, दो कौमें। प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे सायमा की। मुख्तार ने शारदा को पहली मर्तबा झिर्रियों में से देखा। वो ऊपर कोठे पर कटी हुई पतंग लेने गया तो उसे झिर्रियों में से एक झलक दिखाई दी। सामने वाले मकान की बलाई मंजिल की खिड़की खुली थी। एक लड़की डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी। मुख्तार को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लड़की कहां से आ गई, क्योंकि सामने वाले मकान में कोई लड़की नहीं थी। जो थी ब्याही जा चुकी थी, सिर्फ रूप कौर थी। उसका पिलपिला पति कालूमल था। उसके 3 लड़के थे और बस। मुख्तार ने पतंग उठाई और ठिठक के रह गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। इसके नंगे बदन पर सुनहरे रोए थे। उनमें फंसी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। उसका रंग हल्का सांवला था, सांवला भी नहीं, तांबे के रंग जैसा। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें ऐसी लगती थीं जैसे उसका बदन पिघलकर कतरे कतरे बनकर गिर रहा है। मुख्तार ने झिर्री के सुराखों के साथ अपनी आंखें जमा दी और उस लड़की के, जो डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी, दिलचस्पी और गौर से देखना शुरू कर दिया। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 16 बरस की थी। गीले सीने पर उसकी छोटी छोटी गोल छातियां, जिन पर पानी के कतरे फिसल रहे थे, बड़ी दिलफरेब थी। उसको देखकर मुख्तार के दिलो दिमाग में सुफली जज्बात पैदा न हुए। एक जवान, खूबसूरत और बिल्कुल नंगी लड़की उसकी निगाहों के सामने थी। होना ये चाहिए था कि मुख्तार के अंदर जवानी के एहसास जागते, मगर वो बड़े ठंडे एहसास से उसे देख रहा था, जैसे कोई चित्रकार एक तस्वीर देख रहा हो। लड़की के निचले होंठ के आखिरी कोने पर बड़ा सा तिल था, बेहद मतीन, बेहद संजीदा, जैसे वो अपने वजूद से बेखबर है, लेकिन दूसरे इसके वजूद से आगाह हैं, सिर्फ इस हद तक कि उसे वहीं होना चाहिए था जहां की वो था। बाहों पर सुनहरे रोए पानी की बूंदों के साथ लिपटे हुए चमक रहे थे। उसके सर के बाल सुनहरे नहीं, भोंसले थे, जिन्होंने शायद सुनहरे होने से इनकार कर दिया। जिस्म सुडौल और गदराया हुआ था, लेकिन उसको देखने से उत्तेजना पैदा नहीं होती थी। मुख्तार देर तक झिर्री के साथ आंखें जमाए रहा। लड़की ने बदन पर साबुन मला। मुख्तार तक उसकी खुशबू पहुंची। सलोने तांबे जैसे रंग वाले बदन पर सफेद सफेद झाग बड़े सुहाने मालूम होते थे। फिर जब ये झाग पानी के बहाव से फिसले तो मुख्तार ने महसूस किया जैसे उस लड़की ने अपना बुलबुलों का लिबास बड़े इत्मीनान से उतार कर एक तरफ रख दिया। नहाने के बाद लड़की ने तौलिए से अपना बदन पोंछा। बड़े सुकून और इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता कपड़े पहने, खिड़की के डंडे पर दोनों हाथ रखे और सामने देखा। एकदम से उसकी आंखें शर्माहट की झीलों में डूब गईं। उसने खिड़की बंद कर दी। मुख्तार बेख्तियार हंस पड़ा। लड़की ने फौरन खिड़की की पट खोले और बड़े गुस्से से झिर्री की तरफ देखा। मुख्तार ने कहा, मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं हूँ, आप खिड़की खोलकर क्यों ना रही थी? लड़की ने कुछ न कहा। गुस्से भरी निगाहों से झिर्री को देखा और खिड़की बंद कर दी। चौथे दिन रूप कौर आई। उसके साथ यही लड़की थी। मुख्तार की माँ और बहन दोनों सिलाई और क्रोशिये के काम में माहिर थीं।
गली की अक्सर लड़कियां उनसे ये काम सीखने के लिए आया करती थीं। रूप कौर भी उस लड़की को इसी गरज से लाई थी, क्योंकि उसको क्रोशिये के काम का बहुत शौक था। मुख्तार अपने कमरे से निकलकर सहन में आया तो उसने रूप कौर को प्रणाम किया। लड़की पर उसकी निगाह पड़ी तो वो सिमट सी गई। मुख्तार मुस्कुराकर वहां से चला गया। लड़की रोजाना आने लगी। मुख्तार को देखती तो सिमट जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसका ये रद्द अमल दूर हुआ और इसके दिमाग से यह ख्याल किसी कदर थोड़ा कम हुआ कि मुख्तार ने उसे नहाते देखा था। मुख्तार को मालूम हुआ कि इसका नाम शारदा है, रूप कौर के चचा की लड़की है, यतीम है। चीचों की मल्लियों में एक गरीब रिश्तेदार के साथ रहती थी। रूप कौर ने उसको अपने पास बुलाया। एंट्रेंस पास है, बड़ी ज़हीन है, क्योंकि इसने क्रोशिये का मुश्किल से मुश्किल काम यूं चुटकियों में सीख लिया था। दिन गुजरते थे। इस दौरान में मुख्तार ने महसूस किया कि वो शारदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ। जब मुख्तार ने उसको पहली बार झिर्री में से देखा था तो उस वक्त उसके सामने एक नजारा था, बड़ा दिलकश नजारा। लेकिन अब शारदा आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में बैठ गई थी। मुख्तार ने कई दफा सोचा था कि ये मोहब्बत का मामला बिल्कुल गलत है, इसलिए कि शारदा हिंदू है। मुसलमान कैसे एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करने की जुर्रत कर सकता है? मुख्तार ने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन वो अपने मोहब्बत के जज्बे को मिटा न सका। शारदा अब उससे बातें करने लगी थी, मगर खुल के नहीं। उसके दिमाग में मुख्तार को देखते ही ये एहसास बेदार हो जाता था कि वो नंगी नहा रही थी और मुख्तार झिर्री में से उसे देख रहा था। एक रोज घर में कोई नहीं था। मुख्तार की माँ और बहन दोनों किसी अजीज के 40वीं पर गई हुई थी। शारदा हस्बे मामूल अपना थैला उठाए सुबह 10 बजे आ गई। मुख्तार सहन पे चारपाई पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। शारदा ने उससे पूछा, बहन जी कहाँ है? वो कहीं बाहर गई हैं। माता जी? मुख्तार उठकर बैठ गया। वो भी उनके साथ गई हैं। अच्छा। ये कहकर शारदा ने किसी कदर घबराई हुई निगाहों से मुख्तार को देखा और नमस्ते करके चलने लगी। मुख्तार ने उसको रोका। ठहरो शारदा। शारदा को जैसे बिजली के करंट ने छू लिया। चौंक कर रुक गई। जी? बैठ जाओ, वो लोग बस अभी आ ही जाएंगी। जी नहीं, मैं जाती हूँ। मुख्तार ने बड़ी जुर्रत से काम लिया। आगे बढ़ा, उसकी एक कलाई पकड़ी और खींचकर उसके होठों को चूम लिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुख्तार और शारदा दोनों को एक लख्ते के लिए बिल्कुल पता न चला कि क्या हुआ। इसके बाद दोनों लरजने लगे। मुख्तार ने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर देना। शारदा खामोश खड़ी रही। उसका तांबे जैसा रंग सुर्ख पड़ गया था। होठों पे कपकपाहट थी, जैसे वो छेड़े जाने पर शिकायत कर रहे हों। मुख्तार अपनी हरकत और इसकी अंजाम को भूल गया। उसने एक बार फिर शारदा को अपनी तरफ खींचा और सीने के साथ भींच लिया। शारदा ने इसका कोई विरोध न किया। वो सिर्फ हैरत में खड़ी हुई थी। वो एक सवाल बन गई थी, एक ऐसा सवाल जो अपने आप से किया गया हो। वो शायद खुद से पूछ रही थी, ये क्या हुआ है? ये क्या हो रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा किसी और से भी हुआ है? मुख्तार ने उसे चारपाई पर बिठा लिया और पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं हो शारदा? शारदा के दुपट्टे के पीछे उसका सीना धड़क रहा था। उसने कोई जवाब न दिया। मुख्तार को शारदा की ये चुप्पी खाई जा रही थी। बोलो शारदा, अगर तुम्हें मेरी हरकत बुरी लगी हो तो कह दो। खुदा की कसम मैं माफी मांग लूंगा। तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखूंगा।
मैंने कभी ऐसी हिम्मत नहीं की होती, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया। दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत है। शारदा के होंठ हिले, जैसे उन्होंने लफ्ज़े मोहब्बत अदा करने की कोशिश की है। मुख्तार ने बड़ी गर्मजोशी से कहना शुरू किया। मुझे मालूम नहीं तुम मोहब्बत का मतलब समझती हो या नहीं। मैं खुद भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी सारी हस्ती को अपनी इस मुट्ठी में ले लेना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शारदा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? शारदा की आंखें मानो ख्वाबों में खो गई हों। मुख्तार ने फिर बोलना शुरू किया। मैंने उस दिन झर्री में से तुम्हें देखा नहीं था, तुम खुद दिखाई दे गई थी। वो ऐसा मंजर था जो मैं कयामत तक नहीं भूल सकता। तुम शर्माती क्यों हो? मेरी निगाहों ने तुम्हारी खूबसूरती चुराई तो नहीं। मेरी आंखों में सिर्फ उस मंजर की तस्वीर है। तुम उसे जिंदा कर दो, मैं तुम्हारे पांव चूम लूंगा। ये कहकर मुख्तार ने शारदा का एक पांव चूम लिया। वो कांप गई। चारपाई पर से एकदम उठकर उसने लर्जा आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म में तो धर्म कर्म को छोड़ो, प्रेम के धर्म में सब ठीक है। ये कहकर उसने शारदा को चूमना चाहा, हटिए। मगर वो तड़प कर एक तरफ हटी और बड़े शर्मीले अंदाज में मुस्कुराती हुई भाग गई। मुख्तार ने चाहा कि वो उड़कर ममटी पर पहुंच जाए, वहां से नीचे सहन में कूदे और नाचना शुरू कर दे। मुख्तार की अम्मी और बहन आ गईं, तो शारदा आई। मुख्तार को देखकर उसने फौरन निगाहें नीची कर ली। मुख्तार वहां से खिसक गया कि कहीं राज फाश ना हो जाए। दूसरे रोज ऊपर कोठे पर चढ़ा। झिर्री में से झांका तो देखा कि शारदा खिड़की के पास खड़ी बालों में कंघी कर रही है। मुख्तार ने उसको आवाज दी, शारदा। शारदा चौंकी, कंघी इसके हाथ से छूटी और नीचे गली में जा गिरी। मुख्तार हंसा। शारदा के होंठों पर भी मुस्कुराहट पैदा हुई। मुख्तार ने उससे कहा, कितनी डरपोक हो तुम। तुम्हें हौले से आवाज क्या दी? तुम्हारी तो कंघी छूट गई। अब मुझे नई कंघी लाकर दीजिए, ये तो मोरी में जा गिरी है। अभी लाऊं? नहीं, मैंने मजाक किया है। तो मैंने भी तो मजाक ही किया था। तुम्हें छोड़कर मैं कंघी लेने जाता? कभी नहीं। अब मैं बाल कैसे बनाऊं? मुख्तार ने झिर्री के सुराखों में अपनी उंगलियां डाली। ये मेरी उंगलियां ले लो। शारदा हंसी। मुख्तार का जी चाहा कि वो अपनी सारी उम्र इस हंसी की छांव में गुजार दे। शारदा, खुदा की कसम, जब तुम हंसती हो ना तो मेरा रोआ रोआ गमकता है। तुम क्यों इतनी प्यारी हो? ये कमबख्त झिर्री, ये मिट्टी के जलील पर्दे, जी चाहता है इन्हें तोड़ फोड़ दूं। ये हंसी कोई और ना देखे, कोई और ना सुन सके। मैं इसके इर्द गिर्द अपने होठों की दीवारें खड़ी कर दूंगा। आप बातें बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो मुझे इनाम दो। मोहब्बत की हल्की सी निगाह इन झिर्रियों से मेरी तरफ फेंक दो। मैं उसे अपनी पलकों में उठाकर अपनी आंखों में छुपा लूंगा। मुख्तार ने शारदा के पीछे एक साया सा देखा और फौरन झिर्री से हट गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो खिड़की खाली थी। शारदा जा चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तार और शारदा घी शक्कर हो गए। तन्हाई का मौका मिलता तो देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते। एक दिन रूप कौर और उसका पति लाला कालूमल कहीं बाहर गए हुए थे। मुख्तार गली में से गुजर रहा था कि उसको एक कंकर लगा। उसने ऊपर देखा, शारदा थी। उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। मुख्तार उसके पास पहुंच गया। कोई नहीं था वहां पे। खूब घुल मिल की बातें हुई। मुख्तार ने इससे कहा, उस दिन मुझसे गलती हुई थी और मैंने उसकी माफी मांग ली थी। आज फिर गलती करने का इरादा रखता हूँ, पर माफी नहीं मांगूंगा। और अपने होंठ शारदा के कपकपाते हुए होठों पर रख दिए। शारदा ने शर्मीली शरारत से कहा, आप माफी मांगिए। जी नहीं, अभी होठ आपके नहीं मेरे हैं। क्या मैं झूठ कहता हूँ? शारदा ने निगाहें नीची करके कहा, ये होठ क्या, मैं भी आपकी हूँ। देखो शारदा, हम इस समय एक ज्वालामुखी पहाड़ पर खड़े हैं।
तुम सोच लो, समझ लो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं है, ना ही आएगी। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा, मेरी मोहब्बत साबित कदम रहेगी। क्या तुम भी ऐसी कसम उठाती हो? शारदा ने अपनी निगाहें उठाकर मुख्तार की तरफ देखा। मेरा प्रेम सच्चा है। मुख्तार ने उसको सीने के साथ भींच लिया और कहा, जिंदा रहो, सिर्फ मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। खुदा की कसम शारदा, तुम्हारा प्यार मुझे ना मिलता तो मैं यकीनन खुदकुशी कर लेता। तुम मेरी बाहों में हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में आ गई हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। शारदा ने अपना सर मुख्तार के कंधे पर गिरा दिया। आप बातें करना खूब जानते हैं, मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही जाती। देर तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। जब मुख्तार वहां से गया तो उसकी रूह एक नई और सुहानी लज्जत से भरी हुई थी। सारी रात वो सोचता रहा। दूसरे दिन कलकत्ते चला गया, जहां उसके अब्बा का कारोबार था। 8 दिन के बाद वापस आया। शारदा हमेशा की तरह क्रोशिये का काम वक्त पे सीखने आई थी। उसकी निगाहों ने इससे कई बातें की। कहाँ गायब रहे इतने दिन? मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? कलकत्ते चले गए, मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते थे। मैं नहीं बोलूंगी तुमसे। मेरी तरफ क्या देखते हो? क्या कहना चाहते हो मुझसे? मुख्तार बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर तन्हाई नहीं थी। वो काफी गहरी गुफ्तगू से करना चाहता था। 2 दिन गुजर गए, मौका न मिला। निगाहों ही निगाहों में गूंगी बातें होती रहीं। आखिर तीसरे रोज शारदा ने उसे बुलाया। मुख्तार बहुत खुश हुआ। रूप कौर और उसका पति लाला कालू मिल घर में नहीं थे। शारदा सीढ़ियों में मिली। मुख्तार ने वहीं उसको अपने सीने के साथ लगाना चाहा। वो तड़प कर ऊपर चली गई, नाराज थी। मुख्तार ने उससे कहा, देखो मेरी जान, मेरे पास बैठो, मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ। ऐसी बातें जिनका हमारी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। शारदा इसके पास पलंग पर बैठ गई। तुम बात टालो नहीं, बताओ, मुझे बताए बिना कलकत्ता क्यों गए? सच, मैं बहुत रोई। उस दिन जब मैं गया तो सारी रात सोचता रहा। जो कुछ उस दिन हुआ, उसके बाद ये सोच विचार जरूरी था। उस दिन हमारी हैसियत मियाँ बीवी की थी शारदा। मैंने गलती की, तुमने कभी सोचा भी ना होगा। हमने एक ही छलांग में कई मंजिलें तय तो कर ली, मगर ये तो सोचा ही नहीं कि हमें जाना किस तरफ है। समझ रही हो ना शारदा? जी हाँ। मैं कलकत्ता इसलिए गया था कि अब्बा जी से मशवरा करूं, और तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैंने उन्हें राजी कर लिया है। मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। मैं अब तुमसे शादी कर सकता हूं। शादी? हाँ, इसके अलावा और हो ही क्या सकता है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले बड़ा हंगामा मचाएंगे, लेकिन मैंने उस सब का इंतजाम कर लिया है। हम दोनों यहां से गायब हो जाएंगे, सीधे कलकत्ता चलेंगे। बाकी काम अब्बा जी के सुपुर्द है। जिस रोज हम वहां पहुंचेंगे उसी रोज मौलवी बुलाकर तुम्हें मुसलमान बना देंगे और शादी भी उसी वक्त हो जाएगी। शारदा के होंठ जैसे किसी ने सी दिए। मुख्तार ने उसकी तरफ देखा। खामोश क्यों हो गई? बोलो। शारदा न बोली। मुख्तार को बड़ी उलझन हुई। बताओ शारदा, क्या बात है? तुम हिंदू हो जाओ। मैं हिंदू हो जाऊं? मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ? मैं मुसलमान कैसे हो सकती हूँ? शारदा की आवाज मध्यम थी। तुम मुसलमान क्यों नहीं हो सकती? मेरा मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और इसके अलावा इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। हिंदू मजहब भी कोई मजहब है? गाय का पेशाब पीते हैं, बुत पूजते। मेरा मतलब है कि ठीक है, अपनी जगह ये भी मजहब है, पर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम मुसलमान हो जाओगी तो बस सब 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 ठीक हो जाएगा। शारदा के चेहरे का तांबे जैसा रंग जर्द पड़ गया। आप जाइए, वो लोग आने वाले हैं। लेकिन शारदा। नहीं नहीं, आप जाइए, आप जल्दी जाइए, वो आ जाएंगे। मुख्तार ने अपने सूखे हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकाले। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं शारदा, तुम नाराज क्यों हो गई? जाओ, चले जाओ।
हमारा हिंदू मजहब बुरा है, तुम मुसलमान बहुत अच्छे हो। शारदा के लहजे में नफरत थी। वो दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। मुख्तार अपना इस्लाम सीने में दबाए वहां से चला गया। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर अभी आपने सुनी एक पुरानी कहानी, सादत हसन मंटो की दो कौमें। इस कहानी को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें www.radiomirchi.com पर।